मेरा नाम अरविंद कुमार निषाद है। मैं कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करता हूँ। और आज का जो कार्यक्रम है हमारे निषाद कश्यप बिन समाज का है। और जो कि 5 अप्रैल को हमारा एक कार्यक्रम होता है गंगा बैराज पार्क पर, जिसको कि समाजवादी पार्टी द्वारा निषाद पार्क घोषित किया गया था, लेकिन बाद में जब सरकार बदली तो अन्य सरकार ने उसको हटा दिया। तो उस पार्क में हर साल की तरह इस साल भी 5 अप्रैल निषाद राज का जन्मोत्सव वो धूमधाम से मनाया जाता है। उसके विषय में आज ये तैयारियां चल रही हैं। खाली जयंतियां ही मनाते रहेंगे या समाज के लिए कुछ करेंगे? देखिए, समाज के लिए तो करना ही है। जब समाज एक होगा, समाज मजबूत होगा, तो निश्चित रूप से सत्ता में भागीदारी भी होगी। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य कहिए या समाज के दुर्भाग्य कहिए कि हमारा समाज आपस में ही एक दूसरे से इतना वो है कि वो कैसे आगे बढ़ गया। लेकिन आज की तारीख में जो शिक्षा बढ़ रही है, आज जो नवयुवक बढ़ रहे हैं, पढ़ पढ़ के बढ़ रहे हैं, तो उनके मन में आज के समय में समाज को आगे ले जाने की इच्छा, ना कि आपसी प्रतिद्वंद्विता है। मुझे याद आ रहा है कि जब हम लोग छोटे थे या बालिग हो रहे थे उस समय अपने समाज को आरक्षण मिलता था। वर्तमान सरकार आई, उसने आरक्षण छीन लिया। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक ये आरक्षण तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये आज का नहीं है, ये संविधान में लिख कर मिला है। लेकिन कुछ तथाकथित राजनीतिक पार्टियों ने समय समय पर हमारे आरक्षण को छीन लिया। हमारा जो माझी आरक्षण था, जो हम, क्योंकि हमारा जो समाज है, निषाद हो, बिंद हो, कश्यप हो, वो एक ही जात माझी के नाम से पुकारी जाती है, जो कि हमारा जो अनुसूचित जात का आरक्षण था। लेकिन इसके पूर्व की सरकार ने भी प्रयास किया कि किसी तरीके 17 जातियों का आरक्षण मिले। लेकिन वर्तमान सरकार तो बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि वो चाहती है कि ये जो हमारा समाज है, ये मछली गंगा किनारे रहा है और जीवन भर गंगा किनारे रहे। क्योंकि ये हमारे समाज को लालच देते हैं, लालच देकर मुर्गा दारू उसमें बांट कर अब वोट तो ले लेते हैं। लेकिन जब फायदा देने की बात आती है तो हमारे समाज का ही गर्दन काटने का काम करते हैं। तो मैं तो केवल इतनी ही बात जानता हूँ कि समाज एकत्रित होगा, जो आरक्षण लिखा हुआ है संविधान में, उसको हम लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कितना बड़ा संघर्ष करना पड़े। जहाँ तक मुझे याद आ रहा, निषाद समाज लोग अलग अलग जातियों से लोगों को संबोधन कर लेते हैं। सामूहिक रूप से पूरे भारतवर्ष के अंदर एक कॉमन नाम होना चाहिए। जैसे कि दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो वो मछुआरा नाम से अपने आप को बुलाते हैं। इसी टाइप का एक सिंगल नाम होना चाहिए जिसमें हम लोग आपस में बटे हुए हैं। सामाजिक, ये इसको बंद कर दो, स्विच ऑफ ही कर दो। सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो राजभर जी, संजय निषाद, आपके वीआईपी के सानी जी, हम पार्टी के मांझी जी, और भी कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो हम लोगों को साथ लेकर तो चलने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन जिनसे हमारा विरोध है उन्हीं के ले जाकर कदमों में जाकर पार्टी को रख दिया। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और सामने दिखाई भी दे रहा है कि वोट हमारा लेते हैं, और तथाकथित मंत्री जो आज की सरकार में मंत्री बने, वोट उन्होंने हमारे समाज का लिया। लेकिन हमारे समाज को जो फायदा मिलने वाला उसको कहीं पर भी नहीं, वो एकमात्र एक पार्टी बन के रहेगी। और निश्चित रूप से हमारा समाज अगले चुनाव में उनको एक दिशा दिशा देने का प्रयास करेगा कि देखिए, हम समाज एक हैं, अगर आप हमको हमारे हक नहीं दोगे तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। और रही बात पूरे भारतवर्ष में समाज के अलग 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 नामों से पुकारे जाने की, तो निश्चित रूप से कहीं कोहली लिखते हैं, कहीं रैकबार लिखते हैं, कहीं बात हम लिखते हैं। तो हमारा तो यही मानना है, और मैं लोगों से कहता भी हूँ कि हमारा समाज एक है। जो निषाद समाज है, बिंद, कश्यप, निषाद, आदि जाति नाम तो अलग अलग, लेकिन समाज तो एक ही है ना। तो मैं सरकार से भी मांग कर रहा हूँ कि हमारे समाज को एक ही में गिना जाए, चाहे वो कितनी भी जातियों हों, लेकिन अगर वो निषाद समाज है तो वो निषाद समाज के कालम पर ही गिना जाए, जिससे कि हमारी जो बहुलता है, जो भारतवर्ष में हमारे लोग हैं, हमको मालूम तो हो सके कि हमारे समाज का भारतवर्ष में कितना बड़ा प्रभुत्व है। क्योंकि ये भारत देश
चारों तरफ महासागर और नदियों से घिरा हुआ, और जहाँ जहाँ जल है, जंगल है, वहाँ वहाँ हम है। तो निश्चित रूप से हमारे समाज की जो जनसंख्या है आज के समय में सबसे भारी है, लेकिन हम लोग को कमतर आंका जाता है। इसी वजह से हम लोगों को, हम जो राजनीतिक दल है, हम लोग को अनदेखा करती है, हमारे हक को अनदेखा करती हैं। बलात्कारी क्या नाम है इसका, लखनऊ, कुलदीप सेंगर। कुलदीप सेंगर। कुलदीप सेंगर जी की एक बीच में एक हवा उठी, हाई कोर्ट से शायद उसको जमानत मिल भी गई थी। उसके बाद में आपकी ही समाज के, चाहे वो राजभर जी हों, चाहे संजय निषाद हों, कितनी बेशर्मी से हाँक रहे थे, क्या कहेंगे? वो उनका एक निर्लज्ज और फूहड़ तरीका था जो समाज बिल्कुल स्वीकार नहीं करता है। पूरे समाज की छवि खराब की आपने। वह व्यक्ति बिकाऊ है और उसने अपनी बहन बेटियों की गरिमा का भी ध्यान नहीं रखा। एक नेता पूरे समाज का ध्वजवाहक होता है, लेकिन उन्होंने उस गरिमा को गिराया है। हम लोग ऐसे नेता को अस्वीकार करते हैं और उनके कृत्यों का पुरजोर विरोध करते हैं। अगर यही घटना इन दोनों नेताओं के परिवार के हुई होती तो क्या क्या होता, क्या जवाब देते ये लोग? देते? मैं गगन कश्यप, चलिए इनसे पूछिए। हम अध्यापक, मैं राजकुमार निषाद। यही घटना अगर इन लोगों के उसमें हुई होती तो ये लोग जो है इस तरह का अपना पाखंडवाद नहीं दिखाते और इस तरह के बयान या हंस मुस्करा करके बात नहीं करते, क्योंकि उनके घर आज समाज ने ही उनको उठाया है और समाज ही कल उनको गिराने का काम करेगा, क्योंकि इस तरह के विचारधारा रखने वाले नेता ज्यादा दिन नहीं चल पाते हैं। हमारी समझ में नहीं आता है कि अपने समाज को, पूरे भारतवर्ष की जो जनता है उसको 4 वर्गों में बांट दिया गया। उन्होंने नहीं आप लोगों को शूद्र कहा, और ये जो महान नेता जिन लोगों का भी आप लोग नाम ले रहे थे, इन्होंने उन्हीं अनुवादियों को आकर के ले जाकर के अपने समाज के ले जाकर नीचे कर दिया। देखिए, ये तो प्रथा चली आएगी, जो हमारे समाज का बड़ी विडंबना है और दुर्भाग्य है कि हमारे समाज का जो व्यक्ति किसी प्रकार से सफल हो जाता है, समाज को उसको सफल बना देता है अपने ताकत से, अपने अपने जोर से, अपने वोटों से, वो जाकर कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए किसी न किसी पार्टी में अपने आप को, अपने समाज के फायदे को गिरवी रख देता है, जिसके कारण आज जो हम पिछड़े समाज में गिने जाते हैं, आज जो हम बैकवर्ड समाज में गिने जाते हैं, आज जो निषाद समाज इतना पिछड़ा हुआ है, ये उसी का परिणाम है। वरना आज की आज़ादी के 75 साल के बाद भी जो हमारा समाज इतना पिछड़ा हुआ है, केवल कारण यही है। वरना इसके पहले भी मनोहर लाल निषाद जी रहे, जयनारायण निषाद जी केंद्रीय मंत्री रहे। चाहते तो हम लोग कहीं ना कहीं आज ये समाज कहीं बहुत ऊंचाइयों पर होता है, लेकिन मात्र केवल वजह केवल यही है कि जो हमारे समाज का, हमारे जो लोगों का हक और हुकूक है, जो उनका हिस्सेदारी है, वो केवल जो प्रभुत्ववादी नेता जो हमारे समाज के बन जाते हैं, ले जाकर गिरवी रख देते हैं और अपने स्वार्थ के लिए हम लोग का अहित कर देते हैं। तो मैं तो कल इतना ही चाहता हूँ कि अपने समाज से कि आप सब शिक्षित होइए और जानिए, चाहे जितना बड़ा नेता हो, चाहे जितना बड़ा मंत्री हो, लेकिन सबसे पहले जानने का मतलब ये है कि आप अपने आप को जानिए कि हमारे हमारे और हमारे समाज का भला कौन कर सकता है। आप उसको मजबूत करिए, जो बिकाऊ ना हो, जो टिकाऊ हो समाज के लिए। आपका समाज कैसे तरक्की करेगा? हमारा समाज शिक्षित होने पर ही और उच्च शिक्षित होने पर ही प्रगति कर पाएगा। उसके अलावा मैं अपने समाज के सभी साथियों को, समाज के सभी लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि सभी लोगों को सामाजिक संगठन के द्वारा अपनी शक्ति एकजुट रखनी चाहिए, क्योंकि जो समाज एकजुट नहीं होता है और जहां पर सामाजिक संगठन मजबूती से काम नहीं कर रहे होते हैं, वहां पर कुछ एक नेता, संजय निषाद, राजभर जैसे लोग निकल आते हैं और वह समाज को बेच करके सौदा कर लेते हैं अपने परिवार के लिए। जब सामाजिक संगठनों की ताकत मजबूत होगी तो वह उनसे सवाल जवाब कर सकेगी, और जो नेता धोखेबाजी, दोगलेबाजी करेगा, आरक्षण को बेच देगा, मनवादियों की गोदियों में बैठ जाएगा जा करके, उनका भरपूर विरोध करेगा। इसलिए मैं अपने समाज के लोगों से कहता हूं कि सामाजिक संगठन की ताकत को समझें और इसको खूब मजबूती प्रदान करें।
आज के जो बिहार के अंदर जो चुनाव हुआ, बिहार में जो चुनाव हुआ 53% वोट लेकर के एनडीए या बीजेपी चुनाव जीती। अब आखिर इतना वोट कहाँ से लाएंगे? बिहार में 53%। मेरे समझ में मैं एक ही बात कहता हूं कि बिहार में वो एनडीए गठबंधन जीता नहीं है, उन्होंने वोटों की डकैती डाली है। एनडीए गठबंधन के साथ एक बहुत अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन बनाता है, परंतु वह बहुत बड़ा डकैत संगठन है। उसमें प्रतिदिन लगातार हर दिन देश को गुलाम बनाए रखने और वोटों को लूटने के लिए रणनीतियों पे काम होता है, और उसी का एक हिस्सा रहा है। एनडीए गठबंधन ना हरियाणा में जीता था, ना महाराष्ट्र में जीता था, ना वह बिहार में जीता है, क्योंकि जब जब चुनाव के परिणाम आए हैं, आप उस दिन के वीडियो उठा के पूरे देश के देख लीजिए, किसी राज्य में 1% भी लोगों में खुशी नहीं थी। जबकि सत्ता परिवर्तन होता है, सरकारें बनती हैं, तो लोगों में एक उत्साह होता है। तो एक देश में घोर निराशा है, वोटों की लूट हो रही है, लोग परेशान हैं, और अगर सरकारें इस पर नहीं चेती तो एक दिन बहुत दुखद परिणाम आएंगे देश में। यूपी के अंदर 15 करोड़ मतदाता हैं, उसमें से 3 करोड़ के नाम तो बाहर कर दिए करीब करीब। यह एक वर्तमान सत्ता का बहुत बड़ा हथकंडा है। मैंने पहले ही बताया कि वह वोट लूटने के लिए नित्य नए नए खुराफात करते हैं, नए नए षड्यंत्र करते हैं। बस उनका उद्देश्य एक ही होता है, कैसे देश की मूल निवासी बहुजन, दलित, अल्पसंख्यकों को गुलाम बना रखा जाए। इस पर वह रणनीति बनाते हैं, और वह उनके पास सत्ता में बने रहने का सबसे बड़ा हथियार होता है, वोट लूटने का तरीका होता है। कभी ईवीएम से लूट करते हैं, कभी वोटर लिस्ट से करते हैं, कभी किसी तरीके से करते हैं। तरीका उनका हर बार अलग होता है, उद्देश्य एक ही होता है, वोट लूटकर देश के बहुजन मूल निवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों को गुलाम बनाए रखा जाए। भाषण तो आप लोग बहुत अच्छा दे लेते हैं, लेकिन कभी सड़कों पर नहीं उतरते। वक्त आएगा तो हम फिर उतरेंगे। इससे पहले भी कई बार उतरे हैं और सरकारें बदली हैं। बस पहले राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती थी, आज देश जो है डकैतों के चुंगल में फंसा हुआ है। अब ये लोग डकैती डालते हैं वोटों की, ये वोटों से जीत कर नहीं आते हैं। इसलिए संघर्ष कड़ा है, लेकिन जिस दिन लोग सड़कों पर निकलेंगे, देश में भूचाल आएगा, और शायद उसको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। वक्त क्या कोई शुभ घड़ी निकालेंगे ब्राह्मण यारी जी? नहीं, वक्त क्या है, जिस दिन अति हो जाएगी तो लोग जो है तो उसका कोई मुहूर्त नहीं निकलता। हाँ, अति का अंत बहुत दुखद होता है। मैं एक अभी आपके पास आऊंगा। एक भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबा साहब की स्टेचू लग सकती है, ग्वालियर के अंदर नहीं। देखिए, जो संविधान का निर्माण किया है बाबा साहब अम्बेडकर साहब के द्वारा ही हुआ है, और निश्चित रूप से अगर इस देश में हमको आपको अगर खड़े होने का, बैठने का, खाने का, चलने का जो भी अधिकार अगर मिला है, जो भी सलीका मिला है, वो संविधान की ही देन है। और जहाँ तक रही स्टेचू लगने की बात, तो जहाँ जहाँ जुडिशरी है, जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्टें हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, मेरी ये मांग है कि हर जगह बाबा साहब की मूर्ति और बड़े आदमकद मूर्ति लगनी चाहिए। इससे लोगों को प्रेरणा मिले, लोगों को जानकारी हो कि देश के ये विश्व धरोहर ने इस देश की दिशा और दशा बदलने का काम किया है। लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ये एक राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो केवल अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहे हैं कि किसी न किसी राजनीतिक दल में उनको जगह मिल जाए। वरना वो ऐसा करें, क्योंकि वही संविधान पढ़कर वो आज जैसे कि मध्य प्रदेश में मिश्रा जी हैं, जो आज की तारीख में जेल में हैं, तो वही संविधान पढ़कर वो भी आए, वो बाबा साहब के कानून को पढ़कर वो भी वकील बने हैं, और आज उन्हीं का ही फोटो जला रहे हैं, जो सबसे शर्म की बात है। इनकी मानसिकता मनवादी मानसिकता के लोग हैं, जिसको देश ने कभी कब नहीं सहा और आज भी नहीं सहेगा। निश्चित रूप से इनका विरोध हर जगह होगा, और हम लोग इनके विरोध में हैं। एक कहावत हो सकता है आपको बुरी लगे, नमक हरामी। 17 सितंबर को पूरे भारतवर्ष के अंदर जो आदमी जिस काम को करता है, उस दिन अपने कार्य की पूजा करता है। तो वकील जो हैं वो तो संविधान को पढ़कर आते हैं,
उनका आदर्श तो बाबा साहब होने चाहिए। उसके बाद भी जो विरोध हुआ खास करके ग्वालियर के अंदर, वो तो एक वकील ही कर रहे थे। देखिए मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको, ये वही वकील कर मैंने रहे शब्द हैं। का उसको बुरा कहा। नहीं नहीं नहीं, जो मुझे आपकी बात किसी बात बुरा, देखिए मेरा मैं एक अधिवक्ता होने के नाते एक बात जानता हूँ कि केवल ये विरोध संविधान का वही वकील कर रहे हैं जो तो नमक खा रहे हैं, दाल रोटी भी वो खा एक रहे हैं। जात विशेष के हैं। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक जात विशेष की बात कर रहा हूँ जो समर्थन में है। ऐसा नहीं कि कोई कि उस जाति में संविधान के समर्थक नहीं है, निश्चित रूप से हैं, लेकिन केवल वो एक ऐसा तबका है जो कि केवल ग्रुप है। ग्रुप है, वो जो केवल बाबा साहब के विचारों को खत्म करना चाहता है और इस देश में मनुस्मृति की स्थापना करना चाहता है, जिस कारण उसका वो विरोध करता है। लेकिन हम लोग, क्योंकि हम लोग मूल निवासी इस देश के 85% आबादी में है, और हम लोग कभी ये नहीं चाहेंगे, ना कभी होने देंगे कि ये संविधान कभी खत्म हो। अगर जिस दिन ऐसा होगा उस दिन लोगों को दिखाई देगा कि देश में कैसे बदलाव होगा। सर ये सवाल आपसे भी है, ग्वालियर में क्या हो रहा है? ग्वालियर के अंदर बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दे रहे। देखिए, बाबा साहब की जो मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं, वो तो जैसे बताया कि एक ही जात के वो जो हैं, वो नहीं लगने दे रहे हैं। बाकी हम लोग जो बाबा साहब के संविधान है, जो उन्होंने बैठने-उठने का एक तरीका हम लोग को सिखाया, जो नीचे का, जो ऊपर का, जिसको सबको बराबर समझा है। मतलब अगर बाबा साहब की ही देन है, जो हम लोग एक समाज के अगर वो नहीं समझ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग एकत्रित हो रहे हैं और एकता करेंगे, और चाहे ग्वालियर हो, चाहे कहीं पर भी हो, हम लोग बाबा साहब की इस चढ़ बढ़ के मूर्ति लगाने का कार्य करेंगे। आपकी नज़र में मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति जैसे इन्होंने बहुत ढोंग पाखंड उसमें लिखा हुआ है। जैसे लिखा कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य नाभ से, शूद्र पैरों से। जबकि रामायण में भी लिखा है, महाभारत में भी लिखा है कि देवकी के गर्भ से कृष्ण पैदा हुए। और इस तरह से जब ये लोग पाखंडवाद के उसमें कहीं ब्रह्मा कहीं कुछ लगा करके पैदा करने की बात कहते हैं, जबकि हमेशा जननी माँ के द्वारा ही किसी न किसी की उत्पत्ति होती है। तो ये लोग पाखंडवाद का बहुत ज्यादा उसमें वो दिया है। पूरी तरह से मतलब मनुस्मृति के बारे में जो है हम लोगों को गुमराह किया गया है। उसमें शूद्र कहा गया है, पैरों से पैदा है, ये इस तरह का मतलब समाज को बांटने का काम उसमें है। और हमारा बस चले तो मनुस्मृति को जला देना चाहिए। जैसे आदमी को आदमी नहीं समझा गया, जब पानी पीने का अधिकार नहीं दिया गया, तो और आधी आबादी औरतों का अधिकारों का हनन किया गया। तो पीछे पीठ में झाड़ू बांधी जाती थी, और इस तरह का मतलब पुराने उसमें जो है मनुस्मृति के द्वारा वो हुआ। उस समय ब्राह्मण बहुत ही अपने आप को विद्या, क्योंकि उस समय शिक्षा का अधिकार हम लोग समाज को नहीं दिया जाता था। आज समाज हमारा जागरूक हो रहा है, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया जा रहा है। जैसे कहावत कही गई है कि आगे झाड़ू पीछे जो हमारे पढ़ने लिखने वालों की जुबान काट दी जाती थी। आगे झाड़ू पीछे पीछे झाड़ू आगे वो हंडी बांध दी जाती थी। इस तरह का मतलब कहावत है, कुछ याद नहीं है। तो ये इस तरह का मतलब हम लोगों को गुमराह किया गया, और हमारा समाज जाग रहा है। बहन फूलन देवी ने बहुत हमारा हम लोगों का वो किया, शोषित किया उनको, लेकिन बहन फूलन देवी के द्वारा हमारा समाज आज उठा है, बहुत जागरूक हुआ है। हमें क्या कहेंगे? अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि अगर ये जो बाबा साहब जो हम लोग के संविधान पे हम लोग बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, और ना हम संविधान खत्म होने देंगे, हम लोग एकजुट हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं बाबा साहब की देन। राजनीतिक रूप से क्या एकजुट नहीं हो रहे? राजनीतिक रूप से ऐसा है कि जो कुछ बहुत से लोग ऐसे हैं कि अन्य पार्टियों में, जैसे हमारे भी बड़े बड़े लोग, नेता लोग हैं, वो वोट तो हम लोग का लेते हैं। मान लो छोटे छोटे वर्ग का ले लेते हैं, सारी जातियों का लेते हैं, निषाद बिंद कश्यप का सबका ले लेते हैं। लेकिन ऐसा अब की बार हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, जैसे आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है हम लोग को
हम लोग के निषाद समाज के कोई वकील बनना, कोई कुछ बनना, पढ़ लिख करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अब की बार ऐसा ये 2027 में भी हम लोग इसका हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। आप लोगों का जो रिजर्वेशन था वो वर्तमान सरकार चाहे तो दे दे। यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंटर में भी यूपी की बीजेपी की गवर्नमेंट है, राष्ट्रपति इनका, उपराष्ट्रपति इनका, क्या मकसद, ये लोग देना ही नहीं चाहते। ये लोग क्योंकि आजकल प्रधानमंत्री जी हमारे देश के जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने आरक्षण के नाम पर जो है पूरी तरह से गुमराह कर रखा है। कहने के लिए तो ये कहते हैं कि हम पिछड़े में हैं, बैकवर्ड में हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों का मतलब ब्राह्मणवाद वाली ही बीजेपी सरकार है। कभी भी ओबीसी एससी यूपी के अंदर 52 ब्राह्मण हैं, विधायक हैं, उसमें से 46 तो केवल बीजेपी के हैं। तो यही तो बीजेपी में वो हो रहा है। हम समाजवादी पार्टी से पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से प्रदेश सचिव हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी, अभी चुनाव जब हुआ था तो उसमें 43 संसद जीत कर रहे थे। लेकिन ये लोग बीजेपी वाले अपना जो है बहुमत वो ज्यादा करने, अभी जैसे ब्राह्मण सभा की बैठक हुई थी उत्तर प्रदेश में, तो इन्होंने ब्राह्मण समाज को एकत्रित करके और किस तरह से अपना वो करना है, षड्यंत्र रचना है, वो सब किया था। उसमें बड़ा हलचल हुई, बीजेपी में बहुत कुछ हुआ। तो हमारा समाज अब धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, हम लोग जागरूक हो रहे हैं और आप लोगों से कामना करते हैं कि आप लोग इसी तरह से हम लोगों का आगे बढ़ने का अवसर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।